गुरुदेव, ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों की उच्चता के संबंध में, ग्रहों की नीचता के संबंध में और ग्रहों की अवस्था के संबंध में। तो कोई भी ग्रह अगर हमारी कुंडली के अंदर अपनी उच्च राशि में होता है तो वो साधारणतया अधिक शुभ परिणाम देने में समर्थ होता है। नीच राशि में होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो नकारात्मक हो जाता है। तो उच्च का ग्रह प्राय करके शुभ फलदायी होता है और नीच का ग्रह प्राय करके अशुभ फलदायी होता है। किंतु कुछ और योग ऐसे होते हैं, उन योगों के कारण बहुत बार उच्च ग्रह भी नकारात्मक परिणाम देने वाला हो जाता है और नीच ग्रह भी सकारात्मक परिणाम देने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार के कौन कौन से योग होते हैं उनको हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से कौन सी राशि में और किस अवस्था में कोई ग्रह उच्च का होता है और कौन सी राशि में किस अवस्था में कोई ग्रह नीच का होता है। और उससे पहले हम बात करेंगे एक राशि में ग्रहों के रहने का जो पीरियड होता है, जो समय सीमा होती है, वो कितने समय की होती है। जैसे कि 12 राशियों के अंदर सभी ग्रह यात्रा करते हैं, 27 नक्षत्रों के अंदर वो यात्रा करते हैं। तो सीधी सी बात है, नक्षत्रों के अंदर और राशियों के अंदर जब यात्रा करेंगे तो एक टाइम पीरियड होगा उनका। प्रत्येक ग्रह का टाइम पीरियड एक जैसा नहीं होता। कोई कम समय में राशि को पार कर जाता है तो कोई अधिक समय में राशि को पार कर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राशियों के भीतर में रहने का ग्रहों का जो समय है वो कौन से ग्रह का कितना समय होता है, इसको समझेंगे। और इसके बाद हम समझेंगे ग्रहों की उच्चता और नीचता के संबंध में। किंतु ये सब टॉपिक मैं प्रारंभ करूं उससे पहले जो आप लोगों के प्रश्न आए हैं उनके संदर्भ में कुछ उत्तर दे देना आवश्यक समझता हूं। अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की उनमें से 2 वीडियो ऐसे रहे हैं जिनको देख करके अनेक लोगों को शंकाएं हुई हैं और वो शंकाएं होने लाजिमी हैं। और ऐसे जिज्ञासाएं आपने प्रस्तुत की और मैं चाहता भी था कि वो जिज्ञासाएं आपके भीतर में जागृत हो, ताकि जिज्ञासा होने के बाद उसका समाधान देने का सुख अलग ही होता है और जिज्ञासा होने के बाद उसका समाधान पाने का जो आनंद होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो मैं बात करूंगा कि इससे पूर्व के जो योग कारक ग्रह और बाधक ग्रहों के बारे में हम चर्चा कर चुके। उन बातों को लेकर के कतिपय जो जिज्ञासु हैं उनको शंका हुई है और वो शंका हुई है मुख्य रूप से जिन लोगों को शंका हुई है वो वृष लग्न के बारे में, सिंह लग्न के बारे में और कुंभ लग्न के बारे में हुई है। और यही 3 लग्न ऐसे हैं जिनमें वृष लग्न की कुंडली के अंदर शनि योग कारक भी होता है और बाधक भी होता है। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर मंगल योग कारक भी होता है और बाधक भी होता है। और कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र योग कारक के साथ बाधक भी होता है। तो सहज जिज्ञासा होती है कि ये जब योग कारक है तो बाधक कैसे और बाधक है तो योग कारक कैसे, उसका रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि वृष लग्न में, सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में शनि, मंगल और शुक्र को ये दोनों प्रकार के रोल प्राप्त हैं। अर्थात ये योग कारक भी हैं और साथ में बाधक भी हैं। इन्हीं 3 लग्नों के संबंध में ये बात होती है, बाकी लग्नों के संबंध में ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो योग कारक होने के साथ साथ बाधक होने का अर्थ हुआ कि एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों के माता पिता होते हैं, बच्चों के अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं, गुरुजन होते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों की अच्छाई के लिए उनका प्रत्येक प्रयास होता है। वो अंतर हृदय से चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे परिणाम प्राप्त करे, जीवन की जो यात्रा या जीवन का जो क्षेत्र वो चुन रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर वो सफल हों, आगे से आगे बढ़ें। ये भावना उनके मन में होती है। आपके प्रति माता पिता के मन में, गुरुओं के मन में, अध्यापक अध्यापिकाओं के मन में एक
प्रेम से भरा हुआ, सहानुभूति से भरा हुआ और बहुत आत्मीयता से भरा हुआ भाव रहता है। इसलिए वो आपकी सफलता में प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और चाहते हैं कि आप लगातार सफलता के मार्ग पर चलते रहें, कभी आप रास्ते से भटके ना, कभी आपके भीतर में गलत प्रवृत्ति पनपने न पाए, ये भाव उनके मन में होता है। इसीलिए माता पिता आदि आपको अच्छे रास्ते के लिए प्रेरणा देने के साथ साथ बुराइयों से रोकते भी हैं। जिस समय कोई माता पिता बच्चे को रोकते हैं, उस समय वो माता पिता उसको अच्छे तो नहीं लगते। उस समय वो ये भी नहीं जानता कि मेरे भलाई के लिए वो रोक रहे हैं या वो टोक रहे हैं, उस समय तो बड़े बुरे लगते हैं। और आज के समय में तो ये बात इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि बच्चे बहुत बार अपने माता पिता का इंटरफेयर, अपने गुरुओं का इंटरफेयर और उनका हस्तक्षेप अपने जीवन में नहीं चाहते, अर्थात उनकी सहनशीलता कम होती जा रही है। किंतु माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला चाहने वाले, उसका अच्छा चाहने वाले होते हैं। इसीलिए वो आपको अच्छे रास्ते के ऊपर चलने की प्रेरणा देते हैं और साथ में आपके भीतर में कोई बुराई पनप रही हो, आप गलत संगति में पड़ रहे हो, तो आपको रोकते हैं। तो ये जो वृष लग्न में, सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में ये जो शनि, मंगल और शुक्र, इन ग्रहों का रोल भी लगभग ऐसा ही है। वो योग कारक हैं, अर्थात आपके लिए अच्छा करने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, किंतु साथ में बाधक भी हैं, वो आपको रोकते भी हैं। जैसे माता पिता आपको रोकते हैं, ठीक उसी प्रकार वो ग्रह आपके रास्ते पर रुकावट भी पैदा करेंगे, बाधाएं भी पैदा करेंगे, ताकि आप संभल करके चलें, ताकि आप अति उत्साह में आकर के कोई गलत काम न करें। उन ग्रहों के द्वारा आपको सफलता तो दी जाएगी, लेकिन मेहनत करके, परिश्रम करके, बाधाओं को पार करके। और सच्चाई यही है, जो सफलता बाधाओं को पार करके प्राप्त की जाती है, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। जो सफलता थाली में परोस करके दी जाए, उसका कोई मजा नहीं होता। तो ये तीनों की तीनों लग्नों के अंदर जो शनि, मंगल और शुक्र आपके लिए योग कारक हैं ही, लेकिन साथ में वो बाधक भी हैं, अर्थात आपको अपने जीवन में जो सफलताएं चाहिए, उन सफलताओं की प्राप्ति में पीछे से उनका सपोर्ट भी होगा और साथ में वो रुकावट भी डालेंगे। जैसे कि कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो अंदर से हाथ दे करके सहारा देता है और बाहर से वो ठोकता भी है। तो ठीक कुछ ऐसा ही काम कि उसके लिए अच्छा करना और साथ में बुराइयों से रोकना, जो प्रवृत्ति इन लोगों में होती है, वही प्रवृत्ति इन ग्रहों के अंदर भी आपको मिलेगी। तो ये योग कारक के साथ साथ बाधक ग्रह का रोल भी अदा करेंगे, अर्थात आपको सफलता के मार्ग में रुकावट देने का काम भी करेंगे, ताकि आप पूरी शिद्दत से सफलता के रास्ते पर चलें, रुकावटों को पार करके सफल बने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का जो हमारा विषय है। तो ये 9 ग्रह हैं और ये 9 के 9 ग्रह राशि चक्र के भीतर संक्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं। तो सूर्य एक राशि में 1 महीना प्रवास करता है। 1 महीना का अर्थ हुआ लगभग 28 दिन से लेकर के 31 या 32 दिन तक। तो सूर्य 28 दिन से लेकर के 32 दिन तक एक राशि के अंदर वो प्रवास करता है, अर्थात रहता है। प्रतिदिन 1 डिग्री की गति से सूर्य देव गति करते हैं। तो इसी वजह से कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं प्राय करके हर महीने के 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख के दरमियान संक्रांति पड़ती है। किसी महीने में संक्रांति 12 तारीख को पड़ेगी, किसी महीने में 13 तारीख को पड़ेगी, किसी में 14 को, 15 को, 16, 17 को।
तो 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख के मध्य सूर्य देव की संक्रांति पड़ती है। और सूर्य देव की संक्रांति पड़ने का अर्थ है कि सूर्य देव ने एक राशि का प्रवास परिपूर्ण करके दूसरी राशि में प्रवेश किया है। तो वो जो 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख के मध्य संक्रांति पड़ने का अर्थ ही है कि कई बार इनकी गति थोड़ी स्लो होती है, कई बार इनकी गति थोड़ी तीव्र हो जाती है। एक जैसी गति से ग्रह यात्रा नहीं करते, उसी वजह से ये 28 दिन से लेकर के 32 दिन का टाइम एक राशि के अंदर उनका हो जाता है। दूसरे नंबर पे चंद्रमा है और चंद्रमा प्राय करके 2.25 दिन वो एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा सबसे तीव्र गति वाले ग्रह हैं, प्राय करके 2.25 दिन का ही टाइम उनका एक राशि के अंदर रहता है। मंगल की बात करें, मंगल 1 महीने से लेकर के 2.25 महीना अथवा 2.5 महीना तक एक राशि के अंदर प्रवास करते हैं। और बुध एक राशि में 2 से 3 सप्ताह प्रवास करते हैं, अर्थात एक राशि को पार करने में इनको 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है। गुरु एक राशि में रहने का, गुरु का जो पीरियड होता है वो 1 वर्ष से लेकर के 1.25 वर्ष अथवा 1.5 वर्ष तक का होता है। बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र देव एक राशि में प्राय करके 22 से 25 दिन का प्रवास करते हैं, मतलब 22 से 25 दिन के बाद वो राशि परिवर्तन कर लेते हैं। बात करते हैं शनि की, शनि की जो चाल है सबसे धीमी चाल है। वो एक राशि में 30 महीना अर्थात 2.5 वर्ष एक राशि के अंदर शनिदेव रहा करते हैं। राहु और केतु इनकी जो चाल है, राहु केतु लगभग 18 महीना एक राशि में रहते हैं। तो सबसे तेज गति चंद्रमा की हो गई, 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं। उसके बाद बुध की हो गई जो 2 से 3 सप्ताह के अंदर राशि बदल लेते हैं। उसके बाद शुक्र की हो गई जो 22 से 25 दिन के अंदर राशि बदल लेते हैं। उसके बाद सूर्य देव की हो गई जो 28 से 32 दिन के अंदर राशि बदल लेते हैं। उसके बाद मंगल की गति हो गई जो 1 से 2.5 महीने के अंदर राशि बदल लेते हैं। उसके बाद गुरु बृहस्पति देव की हो गई जो 1 से 1.5 वर्ष के अंदर राशि बदल लेते हैं। उसके बाद राहु और केतु की गति हो गई जो 18 महीने के अंदर राशि बदल लेते हैं। और उसके बाद सबसे धीमी जो गति है वो शनि की है जो 30 महीना अर्थात 2.5 वर्ष के बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये तो इनकी साधारण या सामान्य यात्रा की सामान्य गति की बात हो गई। इसके साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु इनकी यात्रा में या इनकी गति में या इनके चलने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं पड़ता कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु और केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। अर्थात राहु केतु की चाल हमेशा उल्टी होती है और सूर्य चंद्रमा की चाल हमेशा सीधी होती है। तो इस कारण से इनकी चाल में हल्का फुल्का तीव्रता और धीमापन के कारण 2-4 दिनों का जो फर्क आता है उतना ही फर्क रहता है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। किंतु मंगल से लेकर के शनि तक के ये जो बीच के 5 ग्रह हैं इनके इस गति के अंदर फर्क हो जाता है, क्योंकि ये जब सीधे चलते हैं तब इस गति से ये अपना सफर तय करते हैं। किंतु जब वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने का अर्थ है कि ये उल्टी दिशा में खींचे चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है तो उसका उत्तर दिया गया है। ये जो सौर मंडल है उसको अंडाकार माना गया है और अंडाकार सौर मंडल होने के नाते कई बार जब यात्रा करते करते ये ग्रह सूर्य देव के बहुत करीब आ जाते हैं और करीब से निकलते हैं तो उस समय सूर्य देव की चुंबकीय जो शक्ति है उनको अपनी ओर खींचती है। और अपनी ओर जब वो खींचती है तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आगे जा रहा है और कोई उसको पीछे से पकड़ करके खींच ले, जब उसको पकड़ करके अपनी ओर खींच लेता है तो उसकी चाल उल्टी हो जाती है। अर्थात सूर्य देव की चुंबकीय शक्ति से ग्रह जब सूर्य देव की ओर खींचे हुए चले आते हैं तब वो वक्री हो जाते हैं। और वक्री होने के नाते जैसे मान लीजिए अगर मेष राशि से वृष राशि में कोई ग्रह गया है यात्रा करके और वृष राशि में जाने के बाद वो वक्री हो जाता है तो कई बार पीछे चलते चलते वो वृष राशि से पुनः मेष राशि में भी आ जाता है।
तो इस वजह से ये जो 5 ग्रह हैं इनके यात्रा में फर्क पड़ जाता है। जब ये वक्री हो जाते हैं तो पीछे सरक जाते हैं और फिर पुनः उनको मार्गी बनने के बाद अपनी सीधी यात्रा करनी पड़ती है और उस वजह से इनको एक राशि के अंदर ये जो सामान्य समय दिया है इससे ज्यादा समय लग जाता है। तो ये राशियों के भीतर में ग्रहों के रहने का टाइम पीरियड वो आपको मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च होता है और कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच होता है। गुरु निहाल 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 गुरु निहाल। ये जो दर्शन वो ही जानते हैं कि कैसी आत्मा थी वो, कैसी आत्मा थी वो। गुरु निहाल 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 गुरु निहाल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 9 ग्रह के नाम लिखे गए हैं और उनकी उच्च राशि, परम उच्च, नीच राशि और परम नीच। तो इनको समझते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का हो जाता है। इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, तो जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो ठीक उसके सामने 7वें नंबर की जो राशि होगी उसमें वो नीच का हो जाएगा। सूर्य पहले नंबर की राशि में उच्च का है और 7वें नंबर की तुला राशि में नीच का हो जाता है। चंद्रमा दूसरे नंबर की वृष राशि में उच्च का है और 8वें नंबर की वृश्चिक राशि में वो नीच का हो जाता है। मंगल 10वें नंबर की मकर राशि में उच्च का होता है और 4थे नंबर की कर्क राशि में वो नीच का हो जाता है। इसी प्रकार बुध 6ठे नंबर की जो कन्या राशि है उसमें उच्च का होता है और 12वें नंबर की मीन राशि में नीच का हो जाता है। गुरु 4थे नंबर की कर्क राशि में उच्च का होता है और 10 नंबर की मकर राशि में वो नीच का हो जाता है। शुक्र 12 नंबर की मीन राशि में उच्च का है और 6ठे नंबर की कन्या राशि में नीच का हो जाता है। इसी प्रकार शनि 7वें नंबर की तुला राशि में उच्च का होता है और 1 नंबर की मेष राशि में वो नीच का हो जाता है। राहु और केतु के लिए 2-2 राशियों का उल्लेख अलग अलग ग्रंथों में प्राप्त हो जाता है। तो उसके अनुसार राहु दूसरे नंबर की वृष राशि और तीसरे नंबर की मिथुन राशि। वृष और मिथुन में कई जगह वृष में राहु को उच्च स्थान दिया गया है, कई जगह मिथुन राशि में उसको उच्च का माना गया है। तो हम दोनों मान करके चलते हैं। राहु वृष राशि अथवा मिथुन राशि दूसरे और तीसरे नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है और वृश्चिक राशि और तो धनु राशि 8वें और 9वें नंबर की राशि में नीच का हो जाता है। इसी प्रकार केतु वृश्चिक और धनु 8वें और 9वें नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है और वृष तथा मिथुन दूसरे और तीसरे नंबर की राशि में वो नीच का हो जाता है। तो जिस राशि के अंदर कोई ग्रह उच्च का हो रहा है उसके ठीक सामने की जो राशि है उसमें नीच का हो जाता है, या जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा है उसके ठीक सामने की राशि में वो उच्च का हो जाता है। जो ग्रह जिस चीज का कारक है, जिस भाव में बैठा है उस भाव का जो कारक है और जिन जिन भावों को वो देख रहा है उन भावों का जो कारक है, उन कारक तत्वों की कमी जातक के जीवन में देने वाला हो जाता है नीच का ग्रह। वहीं पर अगर ग्रह उच्च का बैठा हुआ है तो जो उसका कारक तत्व है उसको बढ़ा देगा, जिस भाव में वो बैठा हुआ है उस भाव के कारक तत्वों को बढ़ा देगा और जिस भाव को वो देख रहा है उन भावों के कारक तत्वों को भी वो बढ़ा देगा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात प्राय के ग्रंथों में हमारे को मिल जाती है, वो है कि कोई भी ग्रह वो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का हो। तो इस यात्रा में जब वो 10 डिग्री का हो, अर्थात सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का हो,
तो उसको परम उच्च माना जाता है। अर्थात 10 डिग्री का सूर्य मेष राशि में रहा हुआ हो तो वो अपने रिजल्ट देने में बहुत सक्षम होता है, तो परम उच्च हो गया। वहीं पर तुला राशि में हो और 10 डिग्री के अंदर हो तो परम नीच हो जाता है, वहां पर बिल्कुल नकारात्मक परिणाम देने में सबसे ज्यादा सफल हो जाता है। तो ये जो परम उच्च और परम नीच की जो अवधारणा है, जैसे सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री तक परम उच्च होता है, चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री तक परम उच्च होता है, मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक परम उच्च होता है, बुध कन्या राशि में 15 डिग्री तक परम उच्च होता है, गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री तक परम उच्च होता है, शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री तक परम उच्च होता है, शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक, राहु वृष अथवा मिथुन राशि में 20 डिग्री तक और केतु वृश्चिक अथवा धनु राशि में 6 डिग्री तक परम उच्च होता है। उसी प्रकार जब सूर्य तुला राशि में होगा और 10 डिग्री तक होगा तो वो परम नीच कहलाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा और 3 डिग्री तक का होगा तो परम नीच कहलाएगा। मंगल कर्क राशि में होगा और 28 डिग्री तक का होगा तो परम नीच कहलाएगा। गुरु मकर राशि में होगा 5 डिग्री तक का होगा तो परम नीच कहलाएगा। शुक्र कन्या राशि में होगा और 27 डिग्री तक का होगा तो परम नीच कहलाएगा। शनि मेष राशि में 20 डिग्री तक का होगा तो परम नीच कहलाएगा। राहु वृश्चिक और धनु राशि में 20 डिग्री तक का होगा तो परम नीच कहलाएगा। इसी प्रकार केतु वृष या मिथुन राशि में 6 डिग्री तक का होगा तो परम नीच कहलाएगा। तो ग्रह अगर परम नीच हो जाता है तो अपने जो नकारात्मक रिजल्ट है उनको बहुत तीव्रता से देने वाला होता है, और उच्च राशि में परम उच्च का हो जाता है तो अपने जो कारक तत्व हैं उनको बहुत तीव्र गति से बढ़ाने वाला होता है। अब ये जो परम उच्च और परम नीच की जो अवधारणा है, कई ग्रंथों में हम ये पढ़ते हैं कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का हो, अर्थात 10वें अंश में सूर्य हो, या ये जो डिग्रियां दे रखे हैं ये ग्रह इस डिग्री में हो तो वो परम उच्च होते हैं अथवा परम नीच होते हैं। एक तो ये बात हुई। एक हमारे को पढ़ने को मिलता है कि 10 डिग्री तक, अर्थात 0 से लेकर के 10 डिग्री तक, यहाँ पर 0 से लेकर के 3 डिग्री तक, यहाँ पर 0 से लेकर के 28 डिग्री तक। तो एक तो बात हुई 0 से लेकर के इस डिग्री तक वो परम उच्च अथवा परम नीच होता है, और दूसरी बात हुई कि पर्टिकुलर इसी डिग्री के अंदर वो ग्रह परम उच्च अथवा परम नीच होता है। तो ये दोनों प्रकार की अवधारणाएं ग्रंथों में हमारे को प्राप्त हो जाती हैं। और मुझे जो समझ में आती है बात कि अगर सूर्य मेष राशि में 0 से लेकर के 10 डिग्री तक का है तो वो परम उच्च माना जाएगा। वहीं पर तुला राशि में 0 से लेकर के 10 डिग्री तक का है तो उसको परम नीच मानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ग्रह इन राशियों में और इन डिग्रियों के अंदर आ जाते हैं तो वो उच्च के साथ परम उच्च हो जाते हैं। और मान लीजिए 10 डिग्री के बाद मेष राशि में सूर्य की क्या स्थिति बनेगी, तो उसका उत्तर है कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री तक का है तो परम उच्च हो गया, और 11 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का वो साधारण उच्च हो गया। तो उसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, लेकिन परिणाम के अंदर कुछ % का अंतर आ जाएगा। परम उच्च का होगा तो ज्यादा वो परिणाम देने में सक्षम होगा, और सामान्य रूप से उच्च का होगा तो उसके कुछ परिणाम के अंदर % की कमी आ जाएगी। इतना ही फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार नीच की राशि के अंदर भी हमारे को समझ लेना चाहिए। तो ये ग्रहों की उच्चता और नीचता के संबंध में हमने कुछ बातें आपके सामने रखी। इसको खूब बारीकी से पढ़ें, हृदयंगम कर लें। ग्रह अपनी राशि अर्थात स्व राशि का हो तब वो रिजल्ट देने में सक्षम होता है, उच्च राशि का हो तब भी वो रिजल्ट देने में सक्षम होता है। और इसके साथ साथ ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण राशि में रहा हुआ ग्रह भी अपना रिजल्ट देने में बड़ा सक्षम होता है। तो मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है और उसकी क्या अवधारणा है, इसके संबंध में हम अगले पाठ के अंदर बात करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन
वचन पर।